थैंक यू सो मच सर। तो अब मुझे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों से बात करनी है एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, जो बॉडी लैंग्वेज। अब ये जो समय है, हम सबके लिए बदलाव का समय है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि बहुत सारी चीजें हम अपने पेरेंट्स से ग्रहण करते हैं। वो हमारे पहले गुरु हैं जो हमें कुछ भी सिखाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि उनको भी सब कुछ आता है। तो वही एक प्रोसेस है कि समय के साथ साथ सब में बदलाव आना चाहिए, हमें भी बदलाव आना चाहिए। और जो हमें समझ में आता है स्कूल जाके, ये लेक्चर्स अटेंड करके, वेबिनार्स अटेंड करके, जो हम नया सीखते हैं, हम उनको भी समझाएं। तो अब ये जो चीजें हमने बात करी कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए, अब आपके जो पेरेंट्स हैं उनके देखिए उन्होंने कैसे डेवलप किया है। अब आपकी जो मम्मी है वो लिमिटेड ग्रोसरी में खाना बनाती हैं ताकि उनको हर दो दो दिन में सब्जी लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब आपके पापा हैं जो घर से शायद काम कर रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम, उनको बिल्कुल आदत नहीं है, तो वो भी अडेप्ट कर रहे हैं। तो अब ये सब चीजें वो इस उम्र में भी, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो वो इस उम्र में भी सीख रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ चेंजेस अपने में डेवलप करें। तो बॉडी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। इट इज विजिबल। ओके, तो हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, और कैसे हम थोड़े बदलाव महसूस कर रहे हैं इस पीरियड में, इस कोविड के पीरियड में, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। अभी सौरभ सर ने आपसे जब बात की कम्युनिकेशन की, तो उन्होंने वर्ड्स के ऊपर बात करी और पेस, पिच एंड टोन के बारे में बात करी। तो एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ मैं। एक एल्बर्ट महराबियन है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका एक थियरी है जो एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड का थियरी है। उसमें उनका ऐसा मानना है कि 93% जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो सारा कम्युनिकेशन हमारा टोन और जेस्चर्स या टोन और बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक हम करते हैं। सिर्फ 7% हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हमारे कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का और टोन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अब महत्व की बात कर रहे हैं, तो पहले ये तो जाने कि क्या है वो महत्व, क्या करता है बॉडी लैंग्वेज ऐसा जिसके बारे में हमें जानना चाहिए या हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज आपको एक पॉजिटिव पर्सोना देता है, आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव बिहेवियर लेके आता है। आपके कम्युनिकेशन कोर इमोशंस को कैसे आप लोगों तक पॉजिटिव तरीके से रख सकते हैं, वो बताता है। दूसरी चीज जो बॉडी लैंग्वेज करती है वो ये है कि लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक भरोसा, एक ट्रस्ट, उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। और एक और चीज बॉडी लैंग्वेज करता है, अटेंशन लेने के लिए। अटेंशन मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ बटाने के लिए। जैसे जब आप क्लासरूम में थे तो आपको सवाल होता था तो हम हाथ खड़ा करते थे, राइट? तो जब हम हाथ खड़ा करते हैं तो टीचर का ध्यान आप पे जरूर जाता है, क्योंकि आपने अपने लेवल से आपका हाथ ऊपर है, तो एक अलग से आपका हाथ दिखता है, तो वो आपसे पूछते हैं क्या सवाल है। फिलहाल आज की डेट में हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि आज हम इंटरेक्शन कम करते हैं और हमें कमेंट्स में लिखना पड़ता है कि हमें कोई सवाल है तो वो क्या है। तो ये थोड़ा बदलाव है। बट बहरहाल फिलहाल यही है सिचुएशन कि हमारा बॉडी लैंग्वेज आज की सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो आगे जाके, उसमें उसकी आपको वैल्यू रहेगी ही रहेगी, और हमें उसके बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो पहली चीज है जो हम डिस्कस करेंगे अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वो है आईज और हेड के बारे में। अब आईज सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सप्रेसिव पार्ट जो हमारे चेहरे का, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन का होता है, वो है हमारी आंखें। अब जो एक न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, शायद माओ को ये बात पता होगी, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ी बिंदी लगाएं, बड़ा कुमकुम लगाएं, मरून कलर का, लाल कलर का, ताकि बच्चा उससे अपने एक तो मदर को आइडेंटिफाई कर पाता है, और दूसरी चीज उसकी जो विजन है वो स्टेबल होती है, स्थिरता आती है उसमें। तो तभी से रेलेवेंस है आईज के ऊपर। तो आईज क्या करती हैं, वो बेसिकली आपका भरोसा लोगों के ऊपर ज्यादा बढ़ाती हैं। यानी आई कांटेक्ट अगर हम रखते हैं लोगों से बात करते समय, तो उससे लोगों को पता लगता है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। अब सौरभ सर ने आपसे बात किया लिसनिंग के बारे में। तो लिसनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो उनको कैसे पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं।
फोन पे बात कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो सिर्फ सुन रहे हैं तो सिर्फ चुपचाप तो रहेंगे नहीं हम, तो हमें कुछ तो चेहरे पे एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा या अपने सर के साथ कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पता लगे कि हम सुन रहे हैं। तो वो सुनना कैसे होता है, जब आप सर को ऐसे नॉड करते हैं, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में वर्बल नॉड। ओके, अब हम बात करते हैं कि आईज जो है वो भरोसे का प्रतीक है, उससे पता लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपकी एक कॉन्फिडेंट इमेज बनाने के लिए भी आपकी आईज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये बात हमें मालूम ही होगी और शायद पेरेंट्स को ज्यादा पता होगी कि जब बच्चे गलती करते हैं तो वो नजर चुराते हैं, यानी वो नीचे देखेंगे, आपसे आंखें नहीं मिलाते हैं। तो इसी से हमें अंदाजा आ जाता है ये कुछ गड़बड़ करके आया होगा या आई होगी, कुछ हुआ होगा, कोई शरारत की होगी, कुछ तोड़ा होगा, ये हमें बेसिक आइडिया मिलता है। तो इसलिए आईज जो हैं वो हमारा बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है, बिना शब्दों के इस्तेमाल के हम समझ जाते हैं कि बच्चे ने कुछ किया है। अब ये तो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि आप आई कांटेक्ट रखिए। अब ये हम सिर्फ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज के बारे में है, ये हमेशा के बारे में, बट आज की जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन, उसमें हमारी आई कांटेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम ज्यादा समय स्क्रीन पे बिताते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपना जो है मोबाइल हाथ पे रखते हैं या लैपटॉप में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो सारा फोकस है वो कहाँ चला जाता है, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, या कहाँ जाता है, हमारे मोबाइल पे। अब उससे एक नुकसान भी हुआ है हमें, हम लोग बहुत स्ट्रेन्ड और स्ट्रेस फील करते हैं। तो हमारी दो तरह की विजन होती है, फोवियल और पेरिफेरल। तो फोवियल विजन क्या करती है कि वो आपका जो बिल्कुल आपकी आंख के सीध में चीज है उस पर आपका ध्यान को केंद्रित करती है, तो फोकस बढ़ाती है। और पेरिफेरल विजन क्या होती है, जो आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में आपको वो अवगत कराती है उस सिचुएशन से। तो जैसे जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको आसपास भी ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे क्या हो रहा है, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप आसपास, आइडियल है कि ना देखें, बट हम देखते ही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं और हमारे फोन में ऊपर से एक मैसेज आ जाता है कि अरे देयर इज अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, तो हम वो मैसेज पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर भी ध्यान को केंद्रित करने के लिए और फोकस के लिए हम बात करते हैं फोवियल विजन। तो अब ये जो स्ट्रेस हो रहा है हमें इतना सारा, उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है, विजन का जो स्ट्रेस है, तो समय निकालिए, अपने स्क्रीन से थोड़ा बाहर आकर के, अपने लैपटॉप से थोड़ा बाहर आइए, बाहर अगर आपके घर के गार्डन है तो वहां जाइए और थोड़ा दूर तक देखिए, ताकि आपकी जो विजन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही एक छोटे स्पैन के लिए, वो एक लंबे विजन को देख सके। तो उससे आपके लिए एक्सरसाइजिंग भी होगा और दूसरा वो आपको तैयार भी करेगा कि जब कोविड ठीक होगा तब तो हमें घर से बाहर जाना ही है, तब हमें ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हमारी फोवियल विजन तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन पेरिफेरल जो विजन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है या वो कम हो गई। अब बात करते हैं पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स के लिए जो है उनके लिए बॉडी लैंग्वेज में आईज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बोला सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन आंखों से पता लगता है, तो बच्चे को आपके जो इमोशंस हैं वो आंखों से पता लगते हैं। जब हम एक बार जोर से आवाज लगा देते हैं अपने बच्चे को बिट्टू, और आंखों में गुस्सा भरा होता है, तो बिट्टू बेचारा ऑलरेडी सहम के आपके पास आता है बात करने के लिए आपसे। तो हमने क्या किया, हमने उन आंखों के जरिए बिट्टू के दिल में थोड़ा सा डर बिठा दिया। शायद आपको गुस्सा नहीं रहा हो, बट वो एक्सप्रेशन आपकी आंखों में आया, या हो सकता है बहुत दूर से आवाज दे रहे हैं, बट बच्चे ने क्या सुना, और जब वो आया आपके पास तो उन्होंने क्या देखा, आपकी आंखें। तो आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मम्मी गुस्से में है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आंखों में विनम्रता रखें, बच्चों के लिए खास तौर से, क्योंकि उनसे जब हम लगाव से बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। अभी सौरभ सर ने हमसे बात किया कि शेयर कीजिए, तो जब तक हम आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं बच्चे को, अपनी लिसनिंग नहीं रखते हैं सर नॉड करके, या बच्चे को ऐसा विश्वास नहीं दिलाते हैं कि हम उसके साथ हैं, तब तक वो हमारे साथ कुछ भी खुल के नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब अगली जो हम बात करेंगे वो है स्माइल। अब ऐसा कहा जाता है कि स्माइल जो है सबसे ज्यादा कंटेजियस चीज है, और बहुत ज्यादा जब आप किसी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको पलट के स्माइल नहीं देगा। तो बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखने के लिए जितना ज्यादा स्माइल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब स्माइल का मतलब ये नहीं है कि अकेले बैठे हैं और सपने देख रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, तो लोगों को उसका गलत मतलब ही निकल सकता है। तो आप समझिए कि स्माइल कब
जब आपके साथ कोई बैठा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, उस दौरान आप एक चेहरे पे स्माइल रखिए बेस्ड ऑन की कॉन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। तो कोई दुखी है बेचारा, तो आप उसके बाद मुस्कुरा के बात करेंगे तो वो आपका जो सिचुएशन है ऑकवर्ड हो जाएगी और जो मतलब निकलेगा वो गलत लिया जाएगा। तो एक स्माइल आपको एक पॉजिटिव पर्सनालिटी देती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। अब पूरा दिन मम्मी पापा बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं आजकल, क्योंकि इतना समय घर में इतने लोग हैं कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। फादर हैं जिनको आदत है बाहर जाके काम करने की, ऑफिस में काम करने की, वो बेचारे घर से काम कर रहे हैं, तो आसपास इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना शोर है कि वो चिड़े रहते हैं। तो स्माइल कहाँ से आएगी? तो स्माइल कब आएगी? जब शाम को खाना खाते हैं, दोपहर को हम खाना खाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जब इकट्ठा होते हैं, एटलीस्ट वो 2 पल जब आप बच्चे से बात करें तो चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्राउन मत रखिएगा चेहरे पे। एक स्माइल के साथ आप बच्चे से हल्की फुल्की बातचीत कर सकते हैं, हंस खेल सकते हैं, और सेहत के लिए तो वो अच्छा वैसे भी माना ही जाता है। तो जब हम स्माइल करते हैं ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है आपके घर में और आपके आसपास। इसलिए स्माइल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अगली जो हम चर्चा करेंगे वो है हैंड। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं हाथों का बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ। अब उसका एक छोटा सा पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। एक ऑथर हैं एलन एंड बारबरा पीस, जो कि बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं और वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो उनकी एक किताब है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पूरी, और उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारे हाथ और हमारे ब्रेन, इनके बीच में जितने कनेक्शन या जितने कनेक्टिंग नर्व्स हैं, उससे ज्यादा कनेक्टिंग नर्व्स बॉडी के किसी भी पार्ट में एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? हम जिस भी इमोशन में हैं वो इमोशन हम हाथों के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। तो पीपल विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट आवर इमोशंस द वे वी यूज आवर हैंड। अब दूसरी चीज, एलन और बारबरा पीज ने एक चीज और करी थी। उन्होंने किया था एक एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा किया कि 2 ग्रुप्स जो हैं बच्चों के बनाए, स्टूडेंट्स के, और पहले ग्रुप को ऐसा बोला कि आपको एक लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कुछ 2-4, और उस लेक्चर के बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो कंडीशन क्या है? इंस्ट्रक्शन दिया गया था उनको। पहले ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जब आप बैठेंगे तो आपके हैंड्स क्रॉस्ड होने चाहिए इस तरह से, ओके, और आपके लेग्स भी क्रॉस होने चाहिए। पैर के ऊपर पैर चढ़ा के जब हम बैठते हैं उसको कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ लेग्स। तो उन्होंने वो लेक्चर वैसे अटेंड किया। जो सेकंड ग्रुप आया, अच्छा, जो फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद उनका इवैल्यूएशन हुआ, यानी उनका टेस्ट हुआ। तो टेस्ट हुआ 2 चीजों से। पहली चीज कि आपने कितना रिटेन किया, कितना नॉलेज आपने गेन किया और कितना याद है आपको, तो उसके बेसिस पे एक टेस्ट हुआ। और दूसरा जो उन्होंने चेक किया वो ये किया कि लेक्चरर के प्रति, यानी उस टीचर के प्रति उसकी स्टूडेंट की, इन स्टूडेंट्स की, ये वाले ग्रुप की क्या भावना है, इनके बारे में क्या फीडबैक देते हैं वो। अब ये हो गया खत्म। अब सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स आता है और उनके साथ सेम चीज की जाती है जो पहले वाले के साथ थी, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में बदलाव करके। अब वो बदलाव क्या था कि हमको हाथ ऐसे नहीं रखने हैं, तो आप जब बैठेंगे तो रिलैक्स पोजीशन होना चाहिए और आपके जो हाथ हैं और पैर हैं वो खुले हुए होने चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो जो सेकंड ग्रुप था उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद उनका भी इवैल्यूएशन हुआ। तो अब जब इवैल्यूएशन हुआ तो सब्जेक्ट नॉलेज पे हुआ, और वही सेम चीज टीचर्स का कैसे उन्होंने, उनका कैसा मापदंड रहा, टीचर के बारे में क्या सोचते हैं। तो स्टडी में ऐसा निकल के आया, जो कि बहुत स्ट्राइकिंग है हम सबके लिए, आश्चर्यजनक है, कि जो पहला वाला ग्रुप था उनकी सब्जेक्ट की जो रिटेंशन हुई वो दूसरे ग्रुप के मुताबिक 38% लेस थी। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने लेक्चरर का जो इवैल्यूएशन दिया कि वो कैसा पढ़ाते हैं वो भी क्रिटिकल था, वो मतलब वो भी नेगेटिव था। तो हम जो वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स था उनको मतलब पढ़ाई में मजा नहीं आया, उन्होंने एंजॉय भी नहीं किया, और उसके साथ साथ उन्होंने उतना इंफॉर्मेशन को रिटेन भी नहीं किया। तो इससे क्या पता लगता है कि क्रॉस आर्म्स में कुछ तो इश्यू होगा, जो ऐसा रिजल्ट निकल के आया, ये एनालिसिस निकल के आया, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था उसमें से ये आउटकम निकली। अब अगली जो चीज है वो थोड़ा सा साइंटिफिक है,
वो भी देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ठीक है। अब एक चक्र होता है जिसको बोलते हैं मणिपुरा, या इंग्लिश में उसे कहा जाता है सोलर प्लेक्सस। अब वो कहाँ है? वो स्थित है हमारे नाभि और हमारे चेस्ट के सेंटर वाले भाग में, जहाँ पे आप हैंड्स को फोल्ड करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे हैंड्स को क्रॉस किया तो हमने ऑटोमेटिकली अपना जो सोलर प्लेक्सस का चक्र है उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो जब हमने इसे ब्लॉक कर दिया तो बाहर की किसी भी प्रकार की ऊर्जा, या अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरह की ऊर्जाओं को हमने वहीं पे ब्लॉक कर दिया, तो हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। सोलर प्लेक्सस का काम क्या है? बाहर की एनर्जी को गेन करना। अब हमने उसे कर दिया ब्लॉक, तो उससे क्या हुआ? इसी कारण से जो पहला वाला ग्रुप था जो ऐसा बैठा था, वो इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाया और उनके दिमाग में क्या आई? नेगेटिव थॉट, ठीक है। इसीलिए तो उन्होंने अपने लेक्चरर के बारे में भी थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दिया था। तो होता क्या है, जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमें एक क्लोज पर्सनालिटी माना जाता है। हमको ऐसा माना जाता है कि हम अपने बचाव में हैं, या हमें किसी से बात नहीं करनी है, या हम ग्रहण करने की क्षमता अपनी दिखाते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है, या हम ग्रहण करना ही नहीं चाहते। किसी भी नए इंसान से हम मिले और हम सिर्फ ऐसे रहें और चेहरे पे सिर्फ एक मुस्कुराहट तो जरूर हो ऐसे, बट खड़े ऐसे हैं, फिर भी उसको नेगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि आपने अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा बना रखा है जिसमें आपके हाथ जो हैं वो फ्री नहीं है। अब हाथ फ्री नहीं है, उसका मतलब क्या है? तो अब ये जो चीज है ये अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो पहली चीज तो ये कि आप हाथों को क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ओपन पाम। हमारा जो पाम है यानी हमारी हथेलियां, इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंट अपीयर होंगे। दूसरी चीज, आप ओपन पर्सनालिटी लगते हैं। अब ओपन पर्सनालिटी मैंने आपको बताया नहीं वो होता क्या है। ओपन पर्सनालिटी वो इंसान है जो कि दूसरों के साथ बात करने में हिचकिचाते नहीं है, और लोग भी उनके पास आकर के बात करने से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो उनकी शेयरिंग ज्यादा होती है, उनकी मित्रता ज्यादा होती है, वो खुल के आराम से रह पाते हैं बिना ज्यादा सोचे। तो उनके शरीर को देख के, बॉडी को देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये किसी तरह के स्ट्रेस में है या परेशान है। इनफैक्ट आप खुद अगर चाहें तो ऑब्जर्व कीजिएगा अपनी बॉडी को कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप किस तरह से बैठते हैं, आपके आंखों में क्या एक्सप्रेशन होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। ये सारी चीजें आपको खुद माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी है, और आजकल तो हमारे पास समय भी बहुत है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे अपनी इन छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मैंने आपसे बात करी हैंड्स में क्रॉस हैंड ना बैठने के लिए, ओपन पाम इस्तेमाल करने के लिए। अब पहले क्या होता था, हम हाथों को इस्तेमाल एक चीज और के लिए करते थे जिसे कहते हैं शेकिंग हैंड। तो फॉर्मल एटमॉस्फेयर में, जैसे जब आप जॉब के लिए जाएंगे, या अभी तो नहीं कह सकते, बट जब पहले हम नौकरी के लिए जाते थे या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, तो हम उनको ये बात खास तौर से बोलते हैं कि फॉर्मली जब आप किसी को मिलेंगे तो शेक हैंड करना चाहिए। क्या अब की सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में शेक हैंड करना चाहिए? नहीं। तो अब बड़ा कॉमन हो गया है कि हम नमस्ते करते हैं। अब ट्रम्प भी आए थे तो उन्होंने भी बोला नमस्ते इंडिया। अब नमस्ते करने से आपको और बेनिफिट क्या है? आपके प्रेशर पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है कि आप नमस्ते करें। हाँ, जब सिचुएशन बेहतर हो जाए, कोरोना चला जाए, या आपके लिए फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल हो जाए, तब उस समय फॉर्मल एनवायरनमेंट में आप शेक हैंड कर सकते हैं, बट फिलहाल अवॉइडेबल है। अब एक चीज और, हाथ जब हम चेहरे पे बार बार लगाते हैं, जैसे चश्मा ठीक करना, ऐसा आंखों को ठीक करना, बालों को ठीक करना, गले पे हाथ लगाना, ये सारी चीजों से क्या पता लगता है कि हम नर्वस हैं, हमें किसी चीज के बारे में अनश्योरिटी है, हमें नहीं पता हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं। तो अब कोरोना की वजह से एक बदलाव ये आ गया है कि बाय डिफॉल्ट आप अपने हाथों को चेहरे पे लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल हर जगह डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब सबसे पहले ये सब चीजें आई थी कोरोना की, तो उन्होंने सबसे पहली चीज जो बोली थी वो ये कहा था कि अपने हाथों को अपने चेहरे पे ना लेके जाए। तो ये एक अच्छी चीज हो गई है जिसकी आपको अब तक आदत भी हो चुकी होगी, तो उस पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो आदत हो चुकी है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब तक आदत ना बने, ठीक है। तो अब ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज
एज इंडिविजुअल ये पेरेंट्स और बच्चों दोनों पे लागू होता है। तो जब हमारे बच्चे हमसे बात करने के लिए आते हैं तो हमें इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं रखनी है। तो ओपन रहिए और उनसे बात करिए ताकि उनको लगे आप उनकी बात सुन रहे हैं या वो आपको आपके साथ खुल के बात कर सकेंगे। अब दूसरी चीज जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने हाथों के साथ, वो है बच्चों को अप्रिशिएट करना। लिसनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सौरभ सर ने बोला, हम सुन रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जब बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके घर के काम में आपके साथ, आपकी बात सुन के, आपकी बात मान के, घर के कामों में जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या हमने उसको उस बात के लिए अप्रिशिएट किया? क्या हमने ये बोला वेरी गुड बेटा? अब उसने पहली बारी चाय बनाई होगी, कोई बड़ी चीज नहीं है चाय बनाना, आपके लिए बच्चे ने बनाई पहली बार, तो अप्रिसिएशन। अब वो अप्रिसिएशन कैसे होता है? पेरेंट्स हैं तो हम गले मिल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हम खुश हैं तो हम गले मिलते हैं बच्चे के साथ। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, पीठ थपथपाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनी है चाय। एनकरेज करने के लिए उनको हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, लाड दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, सर पे ऐसा टपली मार के जाना, ऐसे ऐसे बालों को हिलाना। तो दैट इज वन बेसिक थिंग दैट पीपल विल डू। मेरे फादर की आज भी आदत है, मैं 44 साल की हूँ और मैं अगर अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ रहने के लिए थोड़े दिन के लिए, तो पापा रोज सवेरे आएंगे, बालों पे ऐसे हाथ फैला के, बालों से सर ऐसे सहला के हमेशा आएंगे और वो मुझे उठाने की कोशिश करते हैं। तो उनका वो अपना एक लाड दिखाने का तरीका है। तो मुझे यकीन है बहुत सारे पेरेंट्स के अपने तरीके हैं, तो हम अपने हाथों को पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ उंगली दिखा के डांटने के लिए नहीं। ओके, so this is basically for mothers and fathers. अब हम अगली जो चर्चा करेंगे वो है हमारे सिटिंग पोस्चर्स के बारे में। तो जरा सिटिंग पोस्चर्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो आजकल जो है हम बहुत ज्यादा स्क्रीन पे ही बैठते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का जो रेलेवेंस रह गया है वो ज्यादातर आपका अपर हाफ ऑफ द बॉडी पे रह गया, यानी आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपके फेस और आपके हाथ और आपका बैठने का जो पोस्चर है। तो जब हम थोड़ी देर बैठ चुके होते हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है कि हमारी सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो जाती है, इरेक्ट नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा हम स्लाउच करके चेयर में बैठे हुए हैं। अब अगर आपका वीडियो स्टार्ट नहीं है या वीडियो ऑन नहीं है और आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और इस पोजीशन में थोड़ी देर और बैठ गए हैं, लेट से 15 मिनट तक आप बैठ गए, तो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो लाजमी है, और वो पोजीशन क्या है? वो ये है। और शायद टीचर्स को मालूम ही नहीं पड़ता होगा अगर आपका कैमरा ऑफ है तो। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बैठना चाहिए ऐसा, यानी बैक आपकी एकदम इरेक्ट होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। चेयर में आप घुस के नहीं बैठ सकते हैं, पूरा इरेक्ट बैठेंगे। अब वो किस लिए बैठेंगे? उसका कारण ये है कि चाहे कैमरा ऑन हो या ना हो, जब आप सीधा इरेक्ट बैठते हैं यानी आपकी बैक स्ट्रेट होती है, तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप अटेंटिव रहते हैं, आपकी लिसनिंग जो है वो अच्छी रहती है, आपका ध्यान केंद्रित रहता है सुनने वाले पे। बट आप जब चेयर में अंदर घुस जाते हैं तो धीरे 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 नींद के झोंके हमें आने लगते हैं, और हमारे साथ वो होता है जो पिक्चर नंबर 2 में हुआ। तो हमें अटेंटिव रहना है, तो हमें इस तरह का पोस्चर लेना पड़ेगा। अब एक और चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला आप ज्यादातर स्क्रीन पे हैं, तो अगर आपका कैमरा स्टार्ट है या ऑन है और आप किसी से 1-to-1 बात कर रहे हैं, जो कि हो ही सकता है, अब आप 10th 12th ग्रेड में हैं और आप नए कॉलेजेस में जाएंगे, जगह जगह एडमिशन लेना होगा आपको, तो हो भी सकता है कि आपको इस तरह से लोगों से 1-to-1 बातचीत करनी पड़े। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पोस्चर से आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा, आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने ऐसा बोला है सरकार ने कि 10th और 12th के जो है वो स्पोकन हम लोग टेस्ट लेंगे, रिटन नहीं लेंगे, स्पोकन लेंगे, ताकि हम बच्चों को इकट्ठा ना बुलाएं एक रूम में। तो वहां पे तो और इम्पोर्टेंट है कि आपका पोस्चर जो है उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। अभी फिलहाल आपके वाइवास भी शायद हो रहे होंगे, तो उसमें भी आपका 1-to-1 जो वाइवा होता है, यानी सिर्फ आप अकेले हैं और आपके सामने आपके टीचर हैं, तो वो आपको सामने से देख रहे हैं, तो जितना एक्टिव आपका फेस रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे, हाथों का इस्तेमाल रहेगा, बैक स्ट्रेट रहेगी, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट अपीयर करेंगे। तो पॉजिटिव इमेज के साथ साथ जैसे ही वो बिल्ड होती है, ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे बैठने के पोस्चर्स
न सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छे हैं, बट वो हमारी पर्सनालिटी में भी चार चांद लगाते हैं। तो हमें एकदम इरेक्ट रहना जरूरी है। अब अगली बात करते हैं पर्सनल स्पेस की। पर्सनल स्पेस अब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही श्रिंक हो गया है। अब श्रिंक मतलब छोटा हो गया। पहले क्या था, पर्सनल स्पेस में चार चीजें आती थी, जिसमें आपका अपना इंटीमेट स्पेस है, जब आप किसी को गले मिलते हैं तो जो आपके बीच में डिस्टेंस होता है गले मिलते समय, उसको बोला जाता है इंटीमेट स्पेस। अगली स्पेस होती थी पर्सनल स्पेस, स्पेसिफिक, जो आपके से थोड़ा सा दूर है, बहुत दूर नहीं बट थोड़ा दूर है, और उसमें आपके वो दोस्त आते हैं जो आपके साथ रोज मिलते जुलते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। सोशल स्पेस कौन सा स्पेस होता है, जो आपके जान पहचान के लोगों के साथ होता है, आपके बहुत करीबी नहीं है बट कुछ जान पहचान के लोग हैं, तो उसको बोला जाता था सोशल स्पेस। और लास्ट चीज जो है वो है पब्लिक स्पेस। जब आप किसी लेक्चर को सुनने के लिए एक बड़े ऑडिटोरियम में जाते हैं और सामने कोई स्टेज पे खड़ा होकर के लेक्चर दे रहा है, तो उसे कहा जाता है, वो उनके बीच में और आपके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो उसको कहा जाता है पब्लिक स्पेस। तो पिक्चर में आप देख रहे होंगे जो सबसे करीब है गोला मरून कलर का, वो आपका इंटीमेट स्पेस है, यानी आपके सबसे करीब। उसके बाद जो गोला है, जो सर्किल बना है, वो है येलो कलर का, जो आपका पर्सनल स्पेस है, जिसमें आपके खास दोस्त आपके नजदीक आ सकते हैं। और उसके बाद सोशल स्पेस है, देन पब्लिक स्पेस। तो नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि इंटीमेट और पर्सनल स्पेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, या रिस्ट्रिक्ट हो गया है सिर्फ फैमिली मेंबर्स तक, मम्मी पापा भाई बहनों तक, जो आपके घर में रहते हैं। और वो भी तब जब आपके पापा डॉक्टर ना हो या मम्मी आपकी डॉक्टर ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आपके पापा मम्मी कहीं से आए हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अगर वो कोविड पेशेंट्स को देखते हुए आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप आते उनको गले कभी नहीं मिलेंगे, भले ही आपको आदत हो उनको रोज मिलने की। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे थोड़ा दूर रहें, वो आके फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें मिल सकते हैं। तो इंटीमेट और पर्सनल स्पेस बहुत कम हो गई और बढ़ क्या गया है, सोशल स्पेस। तो जितने लोग हैं आजकल सब सोशल स्पेस के दायरे में ही आते हैं। आप कितना अच्छा भी आपका दोस्त होगा, आपका पहले वो दोस्त पर्सनल स्पेस में था, शायद इंटीमेट में रहा होगा, अब वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक सोशल स्पेस में आ चुका है। ठीक है, और पब्लिक स्पेस और दूर है, उसका तो टेंशन ही नहीं है हमें। कोविड के टाइम पे सोशल स्पेस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब एक कोविड की वजह से एक चेंज और आया है, तो एक स्पेस और क्रिएट हो गई है, यानी वर्चुअल स्पेस। जैसे आप और मैं खड़े तो हम इतने करीब हैं, जो कि शायद पर्सनल स्पेस में आप किसी के इतने करीब खड़े होंगे कि 1-1.5 फीट की दूरी में खड़े होंगे, बट फिर भी इसे पर्सनल स्पेस नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है वर्चुअल स्पेस। तो वो स्पेस क्या है, दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है स्पेस। तो बॉडी लैंग्वेज में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब आप किसी के इंटीमेट स्पेस में या पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं, तो उससे वो इंसान जो है थोड़ा डरा महसूस करता है, या उसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट आता है। बेसिक सी चीज है, पेरेंट्स हैं, जब गुस्सा आता है तो वो दौड़ के बच्चे के पास आता है और उसे डांटने जोर से। तो क्या होता है, बच्चा ऐसे करता है, मारेंगे नहीं आप उसे, लेकिन वो डर जाता है। तो जब आपके साथ ऐसा करता है बच्चा, तो अननोन लोगों के साथ कैसा करेगा, राइट? इसलिए स्पेस का बहुत महत्व है। और गुजारिश ये है कि सोशल स्पेस में ही रहें, कोशिश करके अपना इंटीमेट और पर्सनल स्पेस फिलहाल इस्तेमाल ना करें और उसे घर के लोगों तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखें। पूरी कोशिश करें कि आप जब बाहर से आएँ तो आप किसी से मुलाकात ना करें। तो बॉडी लैंग्वेज में ये आज फिलहाल के लिए सोशल स्पेस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, और जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोविड चला जाएगा, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, उस समय ध्यान रखिएगा कि आप जब किसी से मिल रहे हैं, क्योंकि अब आप इस एज में हैं कि आपके इंटरव्यूज होंगे, आप शायद फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, तो टीचर के पास आप एकदम करीब जाके खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जेंडर के लिए भी है ये, लड़कियां लड़कों के बहुत करीब नहीं जाती हैं, थोड़ा अनजान है, जानते नहीं है तो नहीं जाते हैं। तो इसलिए स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हमारी अगली चीज है वो है प्रेजेंटेशन के बारे में। अब इसमें से हम कुछ चीजें अभी ऑलरेडी बॉडी लैंग्वेज में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम फटक से बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है। और प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, अब आपको इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, शायद बाहर जाके अपने आप को प्रेजेंट ना करना पड़े। तो प्रेजेंटेशन क्या है, जब आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ बोलना पड़ता है, या
आपको अपने आप को किसी को प्रेजेंट करना है, यानी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो हमें किन चीजों का ख्याल उसमें रखना है? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि इंटरव्यूज वर्चुअल होंगे या बातचीत वर्चुअल होगी, जैसे हमारे वाइवाज हैं, और शायद अगर सीबीएसई ने अप्रूवल दे दिया और सरकार ने अप्रूव कर दिया सीबीएसई का जो उन्होंने रिकमेंडेशन रखा है, तो आपकी सारी वार्तालाप शायद इसी तरह से, टेस्ट भी इसी तरह से होंगे। तो बैकग्राउंड का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वो बेसिक चीज है आपकी। और एक चीज जिसका ध्यान रखना पड़ेगा वो है आपके कपड़े। तो किस तरह के कपड़े पहन के जाएंगे जब आप बैठेंगे, जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको कलर्स थोड़े ब्राइट पहनने पड़ेंगे, जिससे कि जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको बोरियत महसूस ना हो। तो कलर्स भी कोविड की वजह से थोड़े से बदल गए हैं, पहले लाइट पहनते थे हम ऊपर और डार्क नीचे पहनते थे कॉम्बिनेशन में, अब हम डार्क ऊपर पहनते हैं क्योंकि हमारा बेसिकली अपर हाफ ऑफ द बॉडी दिखता है। और ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से बाल बना के जा रहे हैं और आपने शेव किया है प्रॉपर्ली, नहाना मत भूलिएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन में हमें ख्याल रखनी चाहिए अपनी। तो बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स हमने कवर किए हैं अपने लाइफ स्किल्स के पार्ट में। सौरभ सर ने आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्कस किया, लिसनिंग डिस्कस किया। नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू मेहता सर। Thank you so much, sir. I'm sorry, I think I have overshot. No, thank you very much for your